नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंट। फ्रेंड्स, हमने फाइनल अकाउंट के बारे में लास्ट 3-4 वीडियो में डिस्कशन किया था। हमें ये पता होना चाहिए कि हम पूरे साल जो काम कर रहे हैं या पूरे साल जो भी हमने काम किया था, जो एक्टिविटी हमने कर रखी थी, उसका रिजल्ट क्या आया। उस रिजल्ट को देखने के लिए हम ऑलवेज फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को वो हमारा ईयर कंप्लीट होता है। तो जैसे कि इस साल की हम बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2020 से ये ईयर स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 के दिन ये हमारा ईयर कंप्लीट होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जिस प्रकार से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पर हमें पहले प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट। लास्ट 3-4 वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये शब्द आपके सामने या आपके आसपास आपने सुना होगा कि बैलेंस शीट, जो हमारी जो पोजीशन है, हमें 31 मार्च के दिन हमारी पोजीशन क्या है एक्चुअली, वो देखने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आज के दिन क्या हुआ वो देखने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एडिशनल हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट और साथ साथ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके रखना होता है। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट करते हैं, तब आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस हमें मिलता है। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस हमें मिलता है। यदि नेट प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल के अंदर वो अमाउंट ऐड होती है, चाहे लॉस होता है तो हमारी कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस होती है। तो उस हिसाब से हम हमारी बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस शीट को समझना है। बैलेंस शीट किस प्रकार से हमें प्रिपेयर करनी है, क्या क्या एंट्री वहाँ पर आने वाली है, क्या उसके अंदर करेक्शन हो सकता है, वही पूरी डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर करना रहेगा वो है। आज बैलेंस शीट हम सीख रहे हैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस प्रकार से होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटल इस प्रकार का रहेगा, बैलेंस शीट ऑफ श्री, यानी जो हमारे ऑनर है उसका हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ श्री XYZ एज ऑन 31 मार्च 2021। तो हमारी 31 मार्च के दिन क्या पोजीशन है, क्या प्रकार की हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पर, वो चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर हमारी 2 साइड होती है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट की कभी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, वो एक स्टेटमेंट टाइप से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये जो साइड होगी उसका हम नाम कहेंगे लायबिलिटीज। ठीक है, ये लायबिलिटीज हो गई। यहाँ पर आएगा अमाउंट और हम कहेंगे असेट्स, ASSETS, असेट्स और अमाउंट। तो ये हमारी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था उसकी ये मेन 2 साइड हुई, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड असेट्स। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में ऐसा सीखा था कि A=C+L, ऐसा एक इक्वेशन सीखा था जो हमने लेसन के माध्यम से हमने अच्छी तरह से पढ़ाई किया था। ए हमने कहा था असेट्स, है ना, असेट्स इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसा हमने सीखा था। A=C+L, यानी हमारी फर्म की पूरी एसेट्स हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना, और यहाँ पर टोटल हमारी कैपिटल और साथ साथ नीचे जो अमाउंट आएगी वो लायबिलिटीज। तो यानी ऐसा कहा जाता है कि A=C+L, यानी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमें हमेशा सेम मिलता है, यहाँ पर दोनों सही रहता है यहाँ पर। इसलिए हम A=C+L के नाम से ये बैलेंस शीट को हम याद भी करते हैं। तो ये असेट्स, ये C और नीचे L, A=C+L। ये बेसिक फाउंडेशन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमें लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सी एंट्री कहाँ पर आती है। तो एक साइड तो हमें पता चल जाए कहीं कि हमारे पास ये असेट्स हैं, तो यानी जितनी भी असेट्स होगी
वो एसेट्स हमें यहाँ पर लिखनी है। लायबिलिटी साइड पर आपको पता है कि जो कैपिटल है आपके साथ वो, और उसके साथ ऐड करेंगे हम लायबिलिटीज। तो ये किस प्रकार से लिखना है वो हम सीखते हैं। तो लायबिलिटी साइड पर जब आप लिखते हो तब आपको यहाँ पर पहले लिखना है कि कैपिटल, तो आपको ओपनिंग कैपिटल के नाम से पहली एंट्री यहाँ पर लिखनी है। ये फॉर्मेट आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से उसको जान पाओगे। ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हो, ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हो, जो आपके पास थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। प्लस पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर आप एडिशनल कैपिटल मान लो कि फर्म के अंदर कुछ लेके आते हो तो आपको यहाँ पर एडिशनल कैपिटल करके ओपनिंग कैपिटल के साथ वो एंट्री आपको ऐड करनी है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो कि आपके पास 5 लाख कैपिटल थी तो आपने फर्म स्टार्ट किया 5 लाख से, प्लस आपने 2 लाख एडिशनल कैपिटल ऐड की तो 5 + 2 7 लाख हुई, ठीक है। प्लस आपके अंदर फर्म ने आपको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स ये बात हमने पहले भी सिखाई थी कि यदि फर्म के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो फर्म आपको कैपिटल जो आपने दे रखी है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देती है। वो बात हमने लास्ट 3-4 वीडियो में भी आपको सिखाई थी कि फर्म और साथ साथ में दिया गया ओनर वो दोनों इंडिविजुअल है, इसलिए फर्म ऑनर के पास से कैपिटल बोरो करती है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए वो इनकम की होती है, इसलिए वो कैपिटल में एंट्री ऐड होती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया था वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर लिखना है। इसलिए ये जो कुल मिला के 4 एंट्री हुई, इससे आप जो कैपिटल लेके आए थे वो, प्लस एडिशनल कैपिटल लेके आए थे वो, प्लस आपको इंटरेस्ट मिला वो, और नेट प्रॉफिट जो आपने अर्न किया था वो चारों एंट्री यहाँ पर टोटल करके आपकी टोटल कैपिटल यहाँ पर बनती है। तो जब भी आपको याद होना चाहिए कि आपने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था तब उस टाइम पर आपको नेट प्रॉफिट मिला था, वो नेट प्रॉफिट आपकी कैपिटल में प्लस होता है, इसलिए आपकी कैपिटल जो थी वो थोड़ी साउंड हुई, यानी कह सकते हैं कि अच्छी आपके फर्म की इमेज वो दिखाती है। अब उसमें से हमें लेस करना है। क्या हम लेस करेंगे? तो अपने फर्म में से पर्सनल यूज़ के लिए आपने ड्राइंग्स कर रखा हो तो पर्सनल यूज़ के लिए आप कुछ भी कैश वो आप ले जा रहे हो तो आपकी कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने एडिशनल कुछ ड्राइंग किया हो, चाहे गुड्स का आपने विड्रॉ किया हो तो एडिशनल ड्राइंग्स आपके पास हो वो भी आपको यहाँ से माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग्स, एडिशनल ड्राइंग्स, आपने पता था कि फर्म यदि आपको कैपिटल देती है या फर्म के अंदर आप देते हो तो किस प्रकार से इंटरेस्ट होता है, वो बात हमने पहले सीखी थी। आपने फर्म में से विड्रॉ किया है तो फर्म आपके ऊपर वो जो अमाउंट विड्रॉ की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करेगी, इसलिए एडिशनल एंट्री और होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी ये सभी हमारे लिए कैपिटल में से माइनस होने वाली एंट्री है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता था तो यदि नेट लॉस होता है तो नेट लॉस भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुल मिला के ये टोटल कैपिटल में से ये चारों एंट्री आपको माइनस होकर आपकी नेट कैपिटल कितनी होती है वो बैलेंस शीट यहाँ पर शो करेगी। मैंने पहले भी बताया था दिस इज द कैपिटल, कैपिटल का ये फॉर्मेट इस प्रकार से शो करता है, आपको याद करना है। फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि मान लो कि आप देखो कि आपने कैपिटल आई थी, एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ, 1 लाख रुपए मान लो कि आपने कैपिटल लेके आए थे, एडिशनल आपने 50,000 ऐड किया, आपको उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट मिला, ठीक है। आपने के फर्म ने 40,000 प्रॉफिट किया तो आपकी टोटल जो कैपिटल हुई 5 और 6 और 4 10 टोटल आपकी कैपिटल 2 लाख यहाँ पर होती है। अब से समझ सकते हो कैपिटल थी आपके पास 1 लाख, एडिशनल है 50,000, आपको 10,000 इंटरेस्ट मिला और आपने अर्न किया 40,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल 2 लाख, आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया 10,000, राइट। उसके बाद एडिशनल आपने ड्राइंग विड्रॉ किया था 5,000, इसके ऊपर आपको देना पड़ा आपको 1,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ा और आपके पास प्रॉफिट था इसलिए यहाँ से कुछ होता नहीं है। आप देखोगे 15 और 16 तो 2 लाख में 16,000 जो थे वो माइनस करोगे तो 184 आपकी कैपिटल हो पाएगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पर शो की थी कि 2 लाख और उसमें से 184 हुई, यानी इससे ये पता चलता है कि आप क्या लेके आए थे और क्या आपने अर्न किया, वो कैपिटल के माध्यम से यहाँ पर आपको पता चलता है। फिर इसके बाद ये कैपिटल की जो पूरी बात होती है, इसके बाद आपने फर्म के अंदर कहीं पर भी प्रॉफिट जो अर्न किया था उसमें से आप सेविंग्स करते हो। फ्रेंड्स मैंने आपको PDF फाइल भी
सेंड की थी प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में, आपने पढ़ी होगी, मैं ऐसे यहाँ से उम्मीद रखता हूँ। तो उस टाइम पर मैंने ऐसा लिखा था कि जैसे कि हम फर्म के अंदर कुछ भी अर्न करते हैं तो अर्न की हुई अमाउंट में से हम आने वाले दिनों के जो संभवित हमारे जो लॉसेस है या संभवित रिस्क जो है उसको प्रोबेबली पूरे करने के लिए हम प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम अलग से निकालते हैं, जिसको हम रिजर्व्स के नाम से पहचानते हैं। तो जैसे कि हमने वो निकाला हो तो वो जनरल रिजर्व्स हो सकता है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व्स हो सकता है, हमारे पास अदर रिजर्व्स होते हैं, वर्कर्स कंपेंसेशन फंड हो सकते हैं, ऐसे नाम से हम रिजर्व्स निकालते हैं। तो वो हमारे लिए एक एडिशनल बात हुई, तो जो कि आपकी कैपिटल के नीचे वो अमाउंट यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। तो आपको याद करना कैपिटल और रिजर्व्स, ये आपके मेन टाइटल इस साइड का हुआ। फ्रेंड्स इसी बात से आगे थोड़ा चलते हैं, तो आपको लिखना है 2 प्रकार के, मैं ये आपके लिए निकाल देता हूँ यहाँ पर, आपको पता चला होगा इसलिए। अब आगे जो हमें लिखना है वो 2 बातें आएगी। कौन सी 2 बातें होगी? तो फर्स्ट वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और यहाँ पर होगा नीचे करंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? तो नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज कह सकते हैं, और करंट लायबिलिटीज मीन्स शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज यानी हमें जिनको पे करना है वो क्या क्या पे करना है। तो नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटीज, और करंट जो लायबिलिटीज है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, वो उसको हम करंट लायबिलिटीज के नाम से पहचानते हैं। यदि हमें नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हम बात करते हैं तो हमें स्पेसिमेन में दे रखा है इस हिसाब से बैंक लोन, हमने बैंक से पैसे बोरो किए होते हैं तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है हमारे पास, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन और फिक्स डिपॉजिट लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसलिए आपको याद करना है कि ये लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की है। फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे तो इस प्रकार का टाइटल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज किस प्रकार से हम ये एंट्री आती है कि नहीं आती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से नॉन करंट एक्चुअली आपको वो एंट्री में आपको इतना भी पता चलेगा कि दिस इज द लायबिलिटीज फॉर द फर्म, और उसको कौन सी साइड लिखना है वो भी पता चल जाएगा। तो 11 के लिए हमारा काम इतना इनफ रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉन करंट लायबिलिटीज जिसको आपको याद करना है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, और करंट लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेएबल हो सकता है आपके पास, एक्सपेंसेस आपको पे करना बाकी है, या इसको कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है यहाँ पर, एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स ये टाइटल हमारा क्लियर हुआ। व्हाट ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, यानी ऊपर वाला जो कैपिटल और जिन जिन को पे करना है वो लायबिलिटीज, ठीक है। तो कुल मिला के आज की जो बात हुई हमारी वो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल की हमने बैलेंस शीट की सिर्फ आज हमने लायबिलिटी साइड ही शो की है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलने वाले हैं तब उस टाइम पर बैलेंस शीट का एक ही फॉर्मेट हमने जो सीखा, ओनली सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सीखा जो था हमारी लायबिलिटी साइड पर। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम एसेट साइड क्या है उस एसेट साइड को हम ब्रीफ में सीखने वाले हैं। तो आपका आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करो, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ लायबिलिटी साइड पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर दे रखे पेज नंबर 126 के ऊपर दे रखा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसकी एंट्री याद करोगे और उसको पर्सनली एक बार उसको सॉल्यूशन करना चाहोगे। फ्रेंड्स अब एक आध एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। मान लो कि आपको ऐसा पूछा जाता है कि भाई सैलरी कहाँ लिखोगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि सैलरी हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। स्टेशनरी एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर। जैसे कि हम कहेंगे कैरीज इनवर्ड कहाँ लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कैरीज इनवर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कहाँ लिखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे तो लायबिलिटी साइड हमें लिखना है वो फॉर्मेट के अंदर। तो ये सब बातें अब ऐसे पता चलेगी जैसे आपने स्पेसिमेन याद किया हो। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आप क्या करोगे उस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ साथ में आज जो सिखाया बैलेंस शीट की सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड को आप याद करोगे। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे उस टाइम पर हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन सी एंट्री वहाँ पर आने वाली है, उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। यदि कोई परेशानी हो तो पर्सनली सॉल्यूशन के लिए कॉल कर सकते हो। Thank you all.